हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी एसएसटी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 8 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है किसी देश के संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया था। पहला पॉइंट है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो संविधान सभा की मांग की बात हो रही थी उसको अपनी नीति में शामिल किया कि हमें भी करना चाहिए, उस पर विचार विमर्श किया। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई और केवल भारतीयों को लेकर बनाने वाली एक संविधान सभा की मांग जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसमें और ज़्यादा तेज हो गई और अंततः दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1946 को हुआ। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। ये देखिए, संविधान सभा के सदस्यों को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। तो 1946 से प्रयास चालू हो गया दिसंबर और नवंबर 1949 तक यह प्रयास चालू रहा नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का, नया संविधान बनाने का जो सिस्टम था लगातार चलता रहा, उसकी तैयारी लगातार चलती रही। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था, क्योंकि 150 सालों की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को अपनी जो भविष्य है उसको लिखने का अवसर मिला था, भविष्य तय करने का अवसर मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम भी दिया और संविधान सभा का जो संविधान सभा ने जो स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे हुए महान आदर्श थे उनको ध्यान में रख के संविधान का गठन भी किया, संविधान को बनाया भी। आगे अगला पॉइंट नेपाल में दिया गया है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हो चुके हैं। नेपाल में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके लिए कई जनसंघर्ष, कई आंदोलन हो चुके हैं। 1990 में यह संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में 1990 में संघर्ष हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 यानी 12 साल तक कायम रही। 1990 में लोकतंत्र की स्थापना नेपाल में हुई और 2002 तक यानी 12 साल तक डेमोक्रेसी नेपाल में रही। उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। और अक्टूबर 2002 में क्या हुआ कि राजा ज्ञानेंद्र जो उस समय के वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गाँव में माओवादी संगठन का बढ़ावा का बहाना देकर सेना का शासन लागू करवा दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली और 2005 तक राजा ने शासन की पूरी तरीके से बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। आगे देखते हैं। आगे है कि नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौता पर दस्तखत किया। नवंबर 2005 में क्या हुआ, जो माओवादी थे उन्होंने एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किया अन्य गाँवों और अन्य राजनीतिक दलों से मिलकर। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी और इस समझौते से क्या हुआ कि जो आम जनता थी उसमें लोकतंत्र की स्थापना की एक किरण दिखाई दे रही थी। आगे देखते हैं। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था और लोकतंत्र से संबंधित यह आंदोलन 2006 पे एकदम अपने चरम पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया, रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। और राजा ने क्या किया, 2006 में राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का अवसर दिया। 2008 में राजतंत्र को खत्म करके नेपाल को लोकतंत्र फिर से बनाया गया और 2008 में नेपाल एक बार फिर से लोकतंत्र, नेपाल में स्थापना हुई लोकतंत्र की। आगे देखते हैं। आगे कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया है। नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया था। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। बिल्कुल, बहुमत की जो निरंकुशता होती है, जो निरंकुशता का खतरा रहता है वह हर समाज में बना रहता है।
संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। तो संविधान क्या यह नियम ऐसे बनाता है कि अल्पसंख्यक उन चीज़ों से क्या हो, उनको वंचित ना रखा जा सके जो बहुसंख्यकों को आराम से मिल जा सके, आराम से उपलब्ध हो सके। अल्पसंख्यकों को भी वह उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसा संविधान नियम बनाता है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की एक इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। और यह जो दबदबा है निरंकुशता का अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का, इस पर भी नियंत्रण करना, इस पर प्रतिबंध लगाना संविधान का ही कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, और यह दबदबा जो है वह एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय द्वारा भी हो सकता है, दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक या फिर इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों द्वारा दूसरों को दबा सकते हैं, इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। तो यह दबदबा दो प्रकार से होता है। एक विशेष धर्म के लोग अगर किसी दूसरे विशेष धर्म के लोग या फिर एक विशेष जाति के लोग किसी दूसरी जाति के लोग को दबाएंगे तो यह क्या कहलाएगा? यह अंतर सामुदायिक कहलाएगा, इंटर कम्युनिटी कहलाएगा। लेकिन एक ही जाति के लोग, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, तो एक ही जाति के एक लोग कुछ अन्य लोगों को दबाएंगे तो यह क्या कहलाएगा? अंतर सामुदायिक या फिर इंट्रा कम्युनिटी कहलाता है। आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है इसमें। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। तो औपनिवेशिक राज्य जो था, जो अंग्रेजों का शासन था, वह इतना क्रूरता से उन्होंने शासन किया था कि भारत यह समझ चुका था कि एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना हमें करनी होगी। आज़ाद होने के बाद उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार मिलेगा। सभी को जो सरकार है उसके हिस्सेदारी में अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। उसके बाद यह हमें तय करना था कि लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे करना है, उसके कामकाज के नियम क्या होंगे। यह काम किसी एक आदमी के वश का नहीं था, इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। और जो संविधान बना उसमें लगभग कितने लोग थे? 300 लोग थे। और 1946 दिसंबर में यह गठन हुआ था और 1949 तक ये जो 300 लोग थे लगातार सभाएं करते रहे संविधान को बनाने के लिए, उसका प्रारूप तैयार करने के लिए। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक, वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि 1949 तक लगातार बैठकें चलती रही। आगे देखते हैं। आगे अब इसमें भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयाम दिए गए हैं, उसको देखते हैं। भारतीय संविधान की, इसको एक तरीके से कह सकते हैं, कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उसको चलिए देखते हैं। पहला है संघवाद या फिर फेडरलिज्म। पहला क्या है? संघवाद है। इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। इसका मतलब क्या होता है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर भी है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। तो संघवाद में क्या होता है कि एक ही स्तर पे सरकार नहीं होगी कि पूरा शासन की बागडोर एक विशेष स्तर पे दे दीजिए कुछ विशेष व्यक्तियों को, बाकी सब वैसे ही रहे। तो इसमें क्या होता है, संघवाद से क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा होता है और 3 स्तरीय इसमें बता दिया गया है। पहले सरकार होती है केंद्र की, फिर राज्य की, और पंचायती राज व्यवस्था तीसरा स्तर हो जाती है। आगे देखते हैं दूसरा विशेषता या फिर दूसरा आयाम संविधान का क्या है। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। दूसरा क्या है? संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि सरकार के सभी स्तरों पे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता चुने जाते हैं, उनका चुनाव लोग करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लोग करते हैं। बीच में एक पॉइंट और दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि लोकतंत्र का यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है यह कथन किसका है कि आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है। यह किसका कथन है? तो यह A.K. अय्यर का है। किसके बारे में कहा गया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में इन्होंने कहा था। आगे देखते हैं। आगे तीसरी विशेषता देख लेते हैं, शक्तियों का बंटवारा। तीसरी विशेषता क्या है संविधान की? तीसरा आयाम है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुसार सरकार कितने अंग है? 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो विधायिका में क्या होता है? निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।
कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। तो विधायिका में निर्वाचित जो हम चुनते हैं वह प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका में कानून बनाने वाले लोग होते हैं, शासन चलाने वाले लोग होते हैं। और न्यायालय में की व्यवस्था न्यायपालिका, न्याय दिलाने की व्यवस्था क्या करती है, कौन करती है, न्यायपालिका करती है। आगे आगे है मौलिक अधिकार। आगे क्या है, मौलिक अधिकार। इसमें क्या बताया गया है, मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। तो प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो आपको एनसीईआरटी के अनुसार उत्तर देना है। और एनसीईआरटी मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें क्या मानता है, संविधान की आत्मा मानता है। तो आपको उत्तर क्या मानना है, संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार ही हो जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें एक चीज़ और दी गई थी कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि समानता का अधिकार होता है। समानता का अधिकार क्या होता है कि सभी को एक समान देखना, सभी को एक समान देखना। जैसे कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश को कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। मतलब जो कानून है सभी के लिए समान है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो या किसी भी और अन्य उभय लिंग हो, कैसा भी हो, सबके लिए समान कानून होगी। समानता का अधिकार सबके लिए बराबर होगा। आगे देखते हैं, खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी की बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में आगे दिया गया है, रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन इसमें किया गया है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के अधिकार में, समानता के अधिकार में छुआछूत का उन्मूलन भी किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है कि इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी स्थान में आने जाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की स्वतंत्रताएं आदि शामिल है। तीसरा है शोषण के खिलाफ स्वतंत्रता। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। शोषण के विरुद्ध में क्या है जो ये अधिकार है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम जो लिया जाता है और 14 वर्ष से कम उम्र में के बच्चों की मजदूरी क्या है, निषेध है, अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक मतलब कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है। आगे है पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, जैसे कि मदरसा आदि खोल सकते हो। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। तो इसमें क्या बताया गया, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो आप नाम से ही पहचान लेंगे, लेकिन संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है कि ऊपर दिए गए जो विभिन्न अधिकार दिए गए, जो अधिकार है, अगर उस अधिकार का उल्लंघन अगर आपको लग रहा है हो रहा है तो आप अदालत में जा सकते हैं। यही संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। आगे देखते हैं, पांचवी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। पांचवी विशेषता क्या है संविधान की, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। उसमें भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। आगे देखते हैं, अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है। ये जो चित्र दिए गए हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पहली कैबिनेट बैठी थी उसमें कौन से लोग क्या काम करते थे। जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर कौन थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। श्री जयाराम दास दौलत राम कौन थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा श्री जगजीवन राम कौन थे, श्रम मंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री जगजीवन राम कौन थे, श्रम मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री और दौलत राम कौन थे, खाद्य और कृषि मंत्री थे। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारी विभिन्न क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी।
चलिए फिर, धन्यवाद।